नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी बड़ी खबरें बताएंगे जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैलरी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जल्द ही उनका अटका हुआ वेतन जारी किया जाएगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों के वेतन के लिए 32.1 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत 6 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अनुदान को पर्याप्त बताया है। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जो फंड जारी किया है वह पर्याप्त नहीं है। ड्यूटी ने कहा है कि सरकार द्वारा आवंटित राशि इन कॉलेजों के सभी खर्चों को कवर नहीं करती है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार कम से कम इन फंडों को तुरंत कॉलेजों को हस्तांतरित करेगी। दुर्भाग्य से इन 6 कॉलेज को अभी भी मंजूरी का इंतजार है। 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये सभी कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा ने कहा है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इन 12 कॉलेजों के अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। हमें दिल्ली सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि यह विभाजनकारी नीतियां हम पर काम नहीं करेंगी। दरअसल शिक्षकों और कर्मियों ने सैलरी को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आवेदन को मंजूरी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की मई 2020 से पेंडिंग सैलरी से संबंधित मामले को देखने का निर्देश दिया है। इस पर भी अंतिम फैसला जल्द संभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सैलरी के बीते कुछ समय से काफ़ी विवाद चल रहा था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे विरोध के बीच संसद में हुआ पारित। जी हां, संसद के मानसून सत्र में श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल लेबर कोड पारित हो गए हैं। इनका मजदूर संगठनों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। कई मसलों पर तो खुद आरएसएस के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है, लेकिन इनमें कर्मचारियों के हित में कई कदम भी उठाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशा संहिता OSH कोड 2020, औद्योगिक संबंध संहिता IR कोड 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता SC कोड 2020 हैं। इन विधेयकों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। इसमें कामगारों के लिए EPFO, ESIC, मातृत्व लाभ, ग्रेजुटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाने की बात है। अब सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। संसद में इन बिलों को पेश करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा था कि श्रमिकों की यह समस्या रही है कि वे कई परिस्थितियों में यह सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। इस समस्या के दौरान नियुक्ति पत्र का कानूनी अधिकार हर श्रमिक को इस कोड के माध्यम से दिया गया है। पेशेगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य OSH संहिता में पहली बार एक निश्चित आयु से ऊपर के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है। अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना जरूरी था। अब 1 साल नौकरी करने के बाद भी कोई कर्मचारी ग्रेजुटी हासिल कर सकता है। पहले किसी कर्मचारी को 1 वर्ष में न्यूनतम 240 दिन का काम करने के बाद ही हर 20 दिन
पर 1 दिन की छुट्टी पाने का अधिकार मिलता था। अब छुट्टी की पात्रता के लिए 240 दिन की न्यूनतम शर्तों को घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को किसी दुर्घटना की स्थिति में नियोक्ता के ऊपर लगाए गए जुर्माने की कम से कम 50% राशि दी जाएगी। यही नहीं, अब घर से दफ्तर या कारखाना आने जाने के दौरान यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना होती है या वह घायल होता है तो उसे भी मुआवजा मिलेगा। पहले सिर्फ प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी दुर्घटना पर मुआवजा मिलता था। इस कोड के द्वारा पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के संस्थान में अपनी स्वेच्छानुसार रात में भी काम कर सकेंगी। हालांकि नियोक्ता को इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता में ESIC के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ESIC की कवरेज अब देश के सभी 740 जिलों में होगी। इसके अतिरिक्त ESIC का विकल्प वाहन श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा 10 श्रमिकों से कम श्रमिक वाले संस्थानों के लिए भी होगा। यदि किसी संस्थान में जोखिम वाला कार्य होता है तो उस संस्थान को एक श्रमिक होने पर भी अनिवार्य रूप से ESIC के दायरे में लाया जाएगा। कर्मचारियों का बकाया DA न देकर बंगाल सरकार ने नहीं माना आदेश। सेट ने दिया 16 दिसंबर के भीतर भुगतान का निर्देश। जी हां, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सेट ने बुधवार को बंगाल सरकार को राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को आगामी 16 दिसंबर के भीतर बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सेट के पूर्व निर्देशन को राज्य सरकार द्वारा नहीं माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने अवमानना का मामला दायर किया था। दरअसल 26 जुलाई 2019 को ही सेट ने बकाया DA का भुगतान 6 महीने के भीतर करने के निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश में कहा गया था कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले साल 2006 से पहले का सभी बकाया सरकारी कर्मचारियों को अदा करना होगा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा निर्देश न माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने सेट में अवमानना का मामला दायर किया था। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी फिर से सेट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। गत 3 मार्च को यह याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। गत 8 जुलाई को सेट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का बकाया चुकाना ही होगा। सरकार की ओर से कोरोना की स्थिति का उल्लेख करते हुए बकाया चुकाने में असमर्थता जताई गई थी। सेट ने इस पर कहा था कि इस बाबत विचार किया जाएगा। हालांकि अब सेट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को 16 दिसंबर के भीतर बकाया का भुगतान करना ही होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कब और किन स्थितियों में निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा, बताएंगे विस्तार से सारे नियम। जी हां, EPFO के आप सारे नियम जानेंगे। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF या प्रोविडेंट फंड PF में से एडवांस पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किन किन परिस्थितियों में PF में से कितना पैसा निकाला जा सकता है। कोरोना काल में भी काफ़ी कर्मचारी मेडिकल खर्चों के लिए PF से पैसा निकाल रहे हैं। आप भी मेडिकल फैमिली इमरजेंसी में PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं किन हालातों में पैसा निकाल सकते हैं। अपने PF में से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, यह आपके PF अकाउंट के बैलेंस पर भी निर्भर करता है। अपनी संतान, भाई या बहन या स्वयं की शादी के लिए PF का पैसा निकाल रहे हैं तो PF बैलेंस का 50% निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के 7 साल पूरे होने चाहिए। स्वयं या अपने बच्चे की शादी के लिए अपनी हिस्सेदारी का 50% हिस्सा 3 बार में निकाल सकते हैं। अपना घर खरीदने के लिए भी आप PF का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी नौकरी के 5 साल पूरे होने जरूरी हैं। अगर स्वयं, पत्नी, बच्चों या फिर पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा PF का पूरा पैसा जो भी कम हो उतना बैलेंस निकाल सकते हैं। बीमारी की स्थिति में भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल के पेपर्स लगाने होंगे। अब PF से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपका PF का पैसा आवेदन करने के बाद अकाउंट में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर।
राज्य में उठी आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की मांग। जी हां, राज्यसभा में बीजू जनता दल के एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर कार्य किया है। बीजेपी के सुभाष चंद्र सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार सुरक्षित दूरी बनाने के, हाथ धोते रहने और मास्क पहनने का परामर्श दिया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। सिंह ने कहा है, यह विडंबना ही है कि संकट के समय भी आर्थिक परिश्रम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों का मात्र 4500 रुपये और आशा कर्मियों को केवल 2500 रुपये का मानदेय मिलता है, जो महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत ही कम है। बीजेपी सदस्य ने कहा कि ओडिशा में राज्य सरकार ने इन कर्मियों को कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि ज़्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सदन में रविवार को हुए हंगामे को लेकर 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबन के विरोध में विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का मुद्दा भी उठाया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिटायरमेंट के दिन से शुरू हो जाएगी पेंशन। जी हां, और इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ले चुकी है ये बड़े फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर मोदी सरकार ने इस साल में अब तक कई बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। इसके अलावा पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत दी है। वहीं रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते को लेकर, तो केंद्र सरकार ने अप्रैल में तय किया था कि कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स भी यह फैसला लागू किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए हैं। इसके कई कर्मचारियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था लगभग खत्म कर दी गई है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है। CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारी के लिए बचत कोष के रूप में भी काम करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने हाल में कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ किया है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख भी किया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।